नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का चाणक्य अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं अधिगम और अधिगम के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अधिगम के नियम। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम अधिगम के नियमों के साथ। यानी अधिगम के नियम कितने हैं, अर्थात सीखने के नियम कितने हैं। यानी अधिगम का अर्थ क्या बताया मैंने, सीखना। ठीक है, तो सीखने के नियम अर्थात अधिगम के नियम। तो सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग लगा लीजिए अपने रजिस्टर के अंदर, अधिगम के नियम अर्थात लॉज ऑफ लर्निंग। क्या है? लॉज ऑफ लर्निंग। यानी इंग्लिश के अंदर भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए कि इनका प्रतिपादक कौन था। प्रतिपादक यानी अधिगम के नियमों का प्रतिपादक कौन था, तो आपको बताना है E.L. थॉर्नडाइक। कौन था? E.L. थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक, ठीक है। E.L. थॉर्नडाइक जो कि ध्यान दीजिए कहाँ का था, तो आपको बताना है अमेरिका का। कहाँ का था? अमेरिका का मनोवैज्ञानिक था E.L. थॉर्नडाइक। ठीक है, थॉर्नडाइक ने अधिगम के नियम बताए थे। थॉर्नडाइक ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का क्या नाम है? शिक्षा मनोविज्ञान। क्या नाम है? शिक्षा मनोविज्ञान अर्थात एजुकेशनल साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। ये पुस्तक भी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा भी गया है कि थॉर्नडाइक ने किस पुस्तक के अंदर अधिगम के नियम बताए थे, तो आपको बताना है शिक्षा मनोविज्ञान। और ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई, तो आपको बताना है 1913 ईस्वी के अंदर। ठीक है, कब? 1913 ईस्वी के अंदर। तो इस पुस्तक के अंदर थॉर्नडाइक ने क्या बताया? अधिगम के नियम। अधिगम के नियम। देखिए दोस्तों, थॉर्नडाइक ने अधिगम के कुल कितने नियम बताए, तो आपको बताने हैं 8। यानी 8 नियम कुल बताए थे। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान देना, आपको पूछ लें कि थॉर्नडाइक ने अधिगम के कुल कितने नियम बताए, तो आपको बताना है 8। ठीक है, और ध्यान दीजिए 8 नियमों को भी इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया था। पहला है मुख्य नियम। मुख्य नियम यानी एक भाग है मुख्य नियम, यहां आप ए लिख लीजिए, ए। और ये हैं बी। बी में कौन है? गौण नियम। गौण नियम, ठीक है। देखिए दोस्तों, मुख्य नियम, मुख्य नियम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइमरी लॉ। ठीक है, तो आप इंग्लिश में भी शब्दों का विशेष रूप से ध्यान रखना। मुख्य नियम अर्थात प्राइमरी लॉ। ठीक है, और गौण नियम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेकेंडरी लॉ। ठीक है, तो ये भी विशेष रूप से ध्यान रखना इंग्लिश के शब्दों का भी, मुख्य नियम और गौण नियम। ठीक है, प्राइमरी लॉ और सेकेंडरी लॉ। देखिए दोस्तों, मुख्य नियम इन्होंने कितने बताए थे, तो आपको बताने हैं 3 कि ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पहला मुख्य नियम थॉर्नडाइक ने कौन सा बताया था, तो आपको बताना है तत्परता का नियम। तो यहां लिख लीजिए तत्परता का नियम। तत्परता का नियम। तत्परता के नियम को एक मनोवैज्ञानिक था जिसका नाम था वुडवर्थ। वुडवर्थ ने मानसिक तैयारी का नियम कहा, तो ये भी आप विशेष रूप से लिख लीजिए। वुडवर्थ ने इस नियम को क्या कहा? मानसिक तैयारी का नियम। मानसिक तैयारी का नियम। ठीक है, इंग्लिश में आप लिखना चाहिए तो आप इंग्लिश में भी लिख लीजिए लॉ ऑफ रेडीनेस। रेडीनेस, ठीक है, लॉ ऑफ रेडीनेस अर्थात
तत्परता का नियम है। यानी दोस्तों बच्चा जब भी तत्पर होगा कोई वस्तु सीखने के लिए तभी वो सीख पाएगा। अगर वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से सीखने के लिए तैयार नहीं है और आप उनको ज़बरदस्ती सिखा रहे हैं तो वो नहीं सीखेगा। यानी एक उदाहरण बहुत ही फेमस है, कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा भी गया है कि घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है परंतु पानी पीने के लिए बाध्य हम नहीं कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मान लो ये तालाब है, अगर हम इनके पास से घोड़ा ले जा रहे हैं, मान लो यहाँ से अपन घोड़ा ले जा रहे हैं, अगर घोड़े को प्यास लगी है तो ध्यान दीजिए घोड़ा अपन से छुड़ा के वापिस तालाब की ओर आ जाएगा। अगर इनको प्यास नहीं लगी है और अपन क्या है इनको तालाब पर ले जा रहे हैं और आप ठीक है पानी के ऊपर मुंह कर सकते हैं परंतु पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। यानी वो पानी जब भी पिएगा तब उनको प्यास होगी तभी वो पानी पिएगा, अन्यथा वो पानी नहीं पिएगा। तो ये कई बार परीक्षा के अंदर उदाहरण पूछा भी गया है घोड़े वाला, तो ये भी आप रजिस्टर के अंदर नोट कर लीजिए कि घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है परंतु पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, दूसरा नियम थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम के अंदर दूसरा नियम क्या बताया था? अभ्यास का नियम। क्या बताया? अभ्यास का नियम। तो यहां लिख लीजिए आप, अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम को ध्यान दीजिए दोस्तों, श्रम का नियम भी कहते हैं, श्रम का नियम। अभ्यास का नियम और श्रम का नियम, अर्थात आप इंग्लिश में बोलना चाहे तो क्या लिखोगे? लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज अर्थात अभ्यास का नियम है। यानी इस नियम के तहत आप किसी बच्चे के अंदर आदत का निर्माण कर सकते हैं और उच्चारण के अंदर अगर शुद्धता लानी है तो आपको इस नियम पर चलना पड़ेगा। ठीक है, और लेखन कार्य के अंदर शुद्धता लानी है तो भी आपको ये नियम अपनाना पड़ेगा, अर्थात अभ्यास का नियम यहाँ लागू होगा। तो इसका भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना। और तीसरा नियम थॉर्नडाइक ने क्या बताया था? प्रभाव का नियम। तो यहां आप लिख लीजिए तीसरा नियम प्रभाव का नियम, अर्थात इनको ध्यान दीजिए संतोष का नियम भी कहते हैं, संतोष का नियम, और परिणाम का नियम भी कहते हैं, परिणाम का नियम, परिणाम का नियम। ठीक है, और दोस्तों इनको सुख दुख का नियम भी कहते हैं, सुख व दुख, सुख व दुख का नियम, सुख व दुख का नियम भी कहते हैं। इसका भी आप विशेष रूप से ध्यान देना। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, प्रभाव का नियम, संतोष का नियम, परिणाम का नियम, सुख अर्थात प्रशंसा, ध्यान दीजिए यहाँ प्रशंसा भी शब्द लिखा आ सकता है, सुख व दुख का नियम भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, अगर कोई काम करने में आपको, अगर कोई काम आप कर रहे हैं और उनका परिणाम आपको अच्छा नहीं मिल रहा है तो आप दोबारी बार वही काम करना पसंद नहीं करेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ बता सकता हूँ कि जैसे मेरी यहाँ क्लास चल रही है, आपको अगर ये चीज़ समझ में आ रही है अर्थात इनका परिणाम आपको अच्छा मिल रहे हैं तो आप अगली क्लास का भी वेट करेंगे। अगर आपको मेरी क्लास पसंद नहीं है तो आप अगली क्लास देखना पसंद नहीं करेंगे। तो ये भी है। और एक और उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे अपन कोई बच्चे को काम कहते हैं तो वो एक बार तो मान लो फटाक से कर लेता है काम, और जब भी वो काम पूर्ण करता है तब उनको प्रोत्साहित रूप से अपन मान लो टॉफी दे देते हैं या शाबाशी दे देते हैं। तब वही बच्चा, अगर हम दोबारी बार उस बच्चे को कहेंगे काम को तो वो फटाक से काम कर लेगा। अगर हम उस बच्चे के मान लो काम पहली बार कहा और अगर बच्चे ने सही काम नहीं किया
तब उनको हम डांट देते हैं तो वो दोबारी बार काम मतलब टालने की कोशिश करेगा, वो हर काम से अपना जी चुराने की कोशिश करेगा। तो ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना। तो आपको ये आई होप समझ में आ गया होगा थॉर्नडाइक के मुख्य नियम। इन 3 नियमों का तो आप विशेष रूप से ध्यान रखना। पहला है तत्परता का नियम, अर्थात इसको ध्यान दीजिए, मनोवैज्ञानिक एक था जिसका नाम था वुडवर्थ। वुडवर्थ ने क्या कहा? मानसिक तैयारी का नियम, ठीक है। अभ्यास का नियम, अर्थात इनको क्या कहा जाता है? श्रम का नियम, ठीक है। और तीसरा है प्रभाव का नियम, अर्थात इनको संतोष का नियम भी कहते हैं, परिणाम का नियम भी कहते हैं, सुखवोद्दीक का नियम भी कहते हैं। तो ये तो हो गए, ध्यान दीजिए दोस्तों, मुख्य नियम। अब हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक द्वारा बताए गए गौण नियमों को। तो ये एक बार अपने रजिस्टर के अंदर नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम पढ़ेंगे गौण नियम है, अर्थात दूसरा कौन सा बताया था? गौण नियम है। यानी गौण नियम कुल कितने हैं तो आपको बताने हैं 5, ठीक है। तो अपने रजिस्टर के अंदर हेडिंग लगा लीजिए गौण नियम, अर्थात सेकेंडरी लॉ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, गौण नियम के अंतर्गत पहला नियम है कौन सा है तो आपको बताना है बहुप्रतिक्रिया का नियम। क्या नाम है? बहुप्रतिक्रिया। बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया का नियम अर्थात इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स, ठीक है। क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। तो ये इंग्लिश का आप विशेष रूप से दोस्तों ध्यान रखना, नाम लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स, ठीक है, अर्थात बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया का नियम आप उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। यानी थॉर्नडाइक ने किसके ऊपर प्रयोग किया था तो आपको बताना है बिल्ली के ऊपर। जैसे थॉर्नडाइक ने बिल्ली को पिंजरे के अंदर बंद कर दिया और बाहर क्या रख दिया? मछली का टुकड़ा, अर्थात मांस का टुकड़ा, ठीक है। तो उस मांस के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए बिल्ली ने बार बार प्रयास किया और बार बार प्रयास करने पर उनको एक बार उनका बटन यानी उस पिंजरे का जो दरवाजा खुल रहा था उनका बटन दब गया और बिल्ली बाहर निकल गई। तो ये क्या हुआ? बहुप्रतिक्रिया, यानी बार बार क्रिया की तब जाकर उनको क्या मिली? सफलता। तो ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना। यानी गौण नियमों के अंतर्गत पहला नियम क्या है? बहुप्रतिक्रिया का नियम। और दूसरा है आंशिक क्रिया का नियम। अगला आप लिख लीजिए आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम अर्थात लॉ ऑफ पार्टिकल एक्टिविटी। तो आप इंग्लिश के अंदर लिख लीजिए लॉ ऑफ पार्टियल एक्टिविटी, ठीक है। यानी लॉ ऑफ पार्टियल एक्टिविटी अर्थात आंशिक क्रिया का नियम। देखिए दोस्तों, आंशिक क्रिया का नियम आप ये भी लिख सकते हैं, ये नियम अंश से पूर्ण की ओर चलता है। ध्यान दीजिए, अंश से पूर्ण की ओर, अंश से पूर्ण की ओर, ठीक है, अंश से पूर्ण की ओर। अर्थात देखिए दोस्तों, किसी भी विषय वस्तु को हम क्या करते हैं? छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं। विभाजित करने के बाद वो क्या है? सरल हो जाती हैं। देखिए दोस्तों, विषय वस्तु को क्या करते हैं? विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित करना, ठीक है। विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित करना अर्थात मान लो कोई पार्ट कठिन है तो उनको क्या करते हैं? पहले
छोटे छोटे भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं तो वो पाठ आसानी से पूरा याद हो जाता है। आपने ये भी देखा होगा, कभी कभी आपने ये उदाहरण देखा होगा कि कोई बच्चा बहुत कम समय में पढ़ के वो अच्छी सफलता प्राप्त कर लेता है। इसका कारण क्या है, इस नियम पर आधारित है वो, ध्यान दीजिए। यानी विषय वस्तु को अर्थात सिलेबस को पहले वो क्या करता है, छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लेता है और डिवाइड करने के बाद में ध्यान दीजिए वो मुख्य मुख्य बातों को तो अच्छे से याद कर लेता है और जो छोटी अर्थात गौण बातें हैं उनको वो सरसरी नज़र से देख लेता है, इसलिए वो कम समय में सफलता प्राप्त कर लेता है। तो इसका भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना, आंशिक क्रिया का नियम। और तीसरा नियम क्या है, मनोवर्ती का नियम। तो आप लिख लीजिए मनोवर्ती का नियम अर्थात अभिवर्ती का नियम। मनोवर्ती का नियम क्या है, मनोवर्ती। देखिए दोस्तों, मनोवर्ती को अभिवर्ती भी कहते हैं अर्थात दृष्टिकोण, यानी आपका दृष्टिकोण कैसा है। आप इंग्लिश में लिखना चाहे तो क्या लिखोगे, लॉ ऑफ एटीट्यूड, लॉ ऑफ एटीट्यूड, ठीक है, लॉ ऑफ एटीट्यूड। यानी आप इंग्लिश के शब्दों का विशेष रूप से ध्यान रखना दोस्तों। मनोवर्ती का नियम अर्थात अभिवर्ती का नियम यानी दृष्टिकोण। आपका दृष्टिकोण कैसा है सीखने के प्रति, आपका अगर दृष्टिकोण सकारात्मक है तो आप कोई भी बात को जल्दी सीख लोगे। आपका दृष्टिकोण ही नकारात्मक है तो आप प्रयास करते हुए भी नहीं सीख सकोगे। जैसे आप कोई कोचिंग क्लास में जाके बैठते हैं, बैठते ही आपको लगता है कि ये तो बात कठिन है, मैं नहीं सीख पाऊंगा, तो आप कितना भी प्रयास करने के बावजूद भी आप नहीं सीख पाओगे। अर्थात आपको गुरुजी कितना भी अच्छा पढ़ा लेगा फिर भी आप नहीं सीख पाओगे। अगर आपके अंदर सीखने के प्रति ललक है, जुनून है और आत्मविश्वास है तो आप उस बात को जल्दी सीख लोगे। तो ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना, मनोवर्ती का नियम अर्थात लॉ ऑफ एटीट्यूड, ठीक है। और चौथा नियम क्या है, आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम क्या है, आत्मीकरण का नियम अर्थात लॉ ऑफ एसिमिलेशन है, एसिमिलेशन। तो आप यहां लिख लीजिए लॉ ऑफ एसिमिलेशन, ठीक है, लॉ ऑफ एसिमिलेशन, ठीक है। तो ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना, आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम अर्थात ध्यान दीजिए पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करके सीखना। यानी अपन जैसे बीएड के अंदर और बीएसटीसी के अंदर लेसन बनाते, यानी लेसन कैसे बनता था, पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करके उस लेसन को आगे तैयार किया जाता था। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना, पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित किया जाता है इस नियम के अंदर, आत्मीकरण का नियम। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखना। और अगला और पांचवा नियम क्या है, साहचर्य, साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन का नियम अर्थात संबंधित परिवर्तन का नियम, या दोस्तों इनको ध्यान दीजिए, अनुकूल अनुक्रिया का नियम भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, साहचर्य परिवर्तन का नियम या संबंधित परिवर्तन का नियम या अनुकूल अनुक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो इन शब्दों का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। यानी इंग्लिश में आप इसको क्या कहोगे, एसोसिएटिव शिफ्टिंग। तो आप यहाँ इंग्लिश के अंदर लिखना चाहो तो लिख लीजिए
लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, यानी आप इंग्लिश का शब्द विशेष रूप से ध्यान रखना, इंग्लिश का शब्द एक ही रहेगा। हिंदी में ध्यान दीजिए, बहुत सारी किताबों के अंदर बहुत सारे नाम मिलते हैं। सहस्रीय परिवर्तन का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम, अनुकूल अनुक्रिया का नियम। तो ये आपको मुझे पूर्ण विश्वास है कि थॉर्नडाइक द्वारा बताए गए अधिगम के 8 नियम आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गए होंगे। देखिए दोस्तों, ये नियम मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूँगा। जैसे ध्यान दीजिए, एक माँ से बेटा दूर होता है, तब ध्यान दीजिए अगर माँ को बेटे की याद आती है तब वो क्या करती हैं, बेटे का फोटो देकर उनसे बात करती हैं, यानी उनसे वो क्या करती हैं, सहचर्य अर्थात संबंध स्थापित करती हैं। अर्थात एक उदाहरण जैसे दे सकता हूँ, एक प्रेमी को मान लो एक प्रेमिका छोड़ के चली गई है, तब अगर उनको प्रेमिका की याद आती है तब वो क्या करता है, प्रेमिका का फोटो देकर उनके साथ अपना संबंध स्थापित करता है, अर्थात उनसे बात करता है। ठीक है, तो ये उदाहरण भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना। तो दोस्तों, आज मैंने अपनी क्लास के अंदर अधिगम के नियम बताए, यानी थॉर्नडाइक द्वारा बताए गए अधिगम के 8 नियम मैंने आज आपको समझाने की कोशिश की। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज ये 8 नियम आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, यानी अधिगम के अगले पार्ट को हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक दोस्तों धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।